आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी से आकर टकराता है। इसका इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि पृथ्वी पर राज करने वाले अब तक के सबसे विशाल एनिमल को एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस विशालकाय टकराव से डायनासोरों का अंत नहीं हुआ था, बल्कि डायनासोरों का अंत का कारण कुछ और ही था। कई साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिस वजह से यह सारे डायनासोरों का अंत हुआ था। लेकिन इन दोनों थ्योरी में से एक्चुअली में कौन सी थ्योरी सच है, वह कौन सी कारण थी जिस वजह से डायनासोरों का अंत हुआ था? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम आपको आज एक बहुत ही खतरनाक और एपिक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एक हंसते फूलते नॉर्मल दिन के वक्त एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटीरॉयड पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होता है। उस मीटीरॉयड का टकराव पृथ्वी के वायुमंडल से इतनी तेजी से हुआ कि उससे निकलने वाले साउंड की तरंगें पृथ्वी के दूसरे तरफ रहने वाले जीव जंतुओं का भी कान के पर्दा फाड़ दिया। यह मीटीरॉयड इतना तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि यह वायुमंडल में घुसते ही केवल 5 सेकंड के अंदर पृथ्वी से जा टकराता है। जब यह 10 किलोमीटर चौड़ा और 460 टन वजनी मीटीरॉयड 20 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अर्थ से टकराया, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि टकराने वाले जगह पर 20 किलोमीटर गहरी और 150 किलोमीटर चौड़ी एक गड्ढा बन गया, जिसे आज हम चिकसुलभ क्रेटर कहते हैं। गड्ढा की गहराई आप ऐसे समझो कि इस गड्ढा के अंदर हम एक के ऊपर एक करके 24 बुर्ज खलीफा रख सकते हैं। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस टकराव से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई होगी। और साइंटिस्ट के हिसाब से इतनी एनर्जी अपने रेडियस की 1500 किलोमीटर एरिया के अंदर आने वाले हर वह चीज को राख में बदल दी, जिस कारण से यहां मौजूद जीव जानवर की हड्डियां तक भी नहीं बची। साइंटिस्ट के हिसाब से जब मीटियोरॉयड पृथ्वी से टकराया, मीटियोरॉयड के कुछ हिस्से बाउंस बैक करके वापस स्पेस में चले गए थे, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वह मेट्रॉयड के टुकड़े वापस पृथ्वी के चारों तरफ आग के गोले बनकर बरसने लगे। इस मेटियोरॉयड की टकराने से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट अपने जगह से इतना खिसक गई कि पूरे पृथ्वी पर मैग्नीट्यूड 12 की भूकंप आनी शुरू हो गई और पृथ्वी में जितने भी वोल्कानो थे वहां से लावा उभर उभर कर बाहर आने लगा। उस वक्त जमीन पर रहने वाले हर जीव जानवर अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कुदरत का यह आतंकी रूप से कोई भी जानवर बच नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते पृथ्वी के 30% जीव जंतु 10 मिनट के अंदर खत्म हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ पानी में रहने वाले जानवर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन क्या वह सुरक्षित थे? चलो इन पानी में रहने वाली जीवों के बाद हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले हम उड़ने वाले जीवों के बारे में जान लेते हैं। मीटियोरॉयड के टकराने से जो टुकड़े स्पेस में चले गए थे वह ओले की तरह जमीन में गिरने लगे। इससे उड़ने वाले जितने भी जानवर थे वह बच नहीं पाए और गिरते हुए ओले और लाभा सारे जंगलों में आग लगा दी, जिससे जमीन और आसमान में रहने वाले जीवों का कहीं पर भी भागकर जाने का रास्ता नहीं बचा। और उस वक्त पृथ्वी स्पेस से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे कोई आग से बनी गोला हो। वोल्केनों से निकलने वाले धुआं और जंगल की जलने से निकलने वाले धुआं हमारे परिवेश में बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दी, जिस वजह से धरती पर मौजूद बड़े जानवर को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और परिवेश में मौजूद टॉक्सिक गैस बादल के साथ मिलकर एसिड रेन की तरह पृथ्वी के चारों तरफ बरसने लगे। यह एसिड रेन पानी के साथ मिलकर पानी को दूषित करने लगा और यही वह मंजर था जिसने समंदर में रहने वाले जीव जानवर को भी खत्म करना शुरू कर दिया। एसिड रेन के वजह से पानी दूषित होने लगा, जिस वजह से बहुत सारे मछली मरने लगे। इस टॉक्सिक पानी से बचने के लिए ज्यादातर मछली पानी की गहराई में चले गए, लेकिन मीटियोरॉयड और पृथ्वी में टकराव होने की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट खिस गए, उससे समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आने लगी। वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ने के कारण पृथ्वी में जो भी पोलर आइस था वह पिघलना शुरू हो गया और वह समंदर के पानी में मिलकर समंदर के पानी के लेवल को बढ़ाने लगा, जिस वजह से पूरी दुनिया कई महीने तक पानी के अंदर डूब गई।
और इस वजह से अब तक पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु के 60 से 65% जीवन खत्म हो चुका था। हालांकि पृथ्वी में जो आग लगी थी और जितने भी वोल्केनों की वजह से पृथ्वी जल रही थी, इन सुनामी की वजह से वह आग बुझ गई थी, जिस वजह से बाकी के बचे जानवर को कुछ हद तक राहत मिली। लेकिन वहां का एयर इतना पोल्यूटेड हो गया कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गई थी। वैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि इन टकराव से निकलने वाले धूल और वोल्केनों के फटने से निकलने वाले गैस और जंगल की जलने से निकली हुई धुआं, यह सब मिलकर पृथ्वी को चारों तरफ से एक बहुत मोटी गैस के चादर से कवर कर लिया था। पृथ्वी चारों तरफ से कवर होने के बाद शुरू हुआ एक दिल दहला देने वाली डरावनी मंजर, क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ से कवर होने से पृथ्वी के ऊपर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाई, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस से जीने वाली जीव जैसे पेड़ पौधे और समंदर के नीचे रहने वाले समुद्री प्लांट पूरी तरीके से नष्ट हो गए, जिससे फूड चेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिससे बाकी बचे जीव जंतुओं के बहुत सारे स्पीशीज खत्म हो गए, जिस वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर धीरे धीरे घटता गया और यहीं से शुरू हुआ था आइस एज। इस एज में अगर पृथ्वी को हम स्पेस से देखें तो पृथ्वी किसी स्नोबॉल की तरह दिखाई दे रही थी। पृथ्वी से मीटियोरॉइड टकराने के 1 साल के अंदर अंदर पृथ्वी नीले बल से रेड बॉल में तब्दील हुआ, फिर रेड बॉल से स्नोबॉल में तब्दील हो गया और पृथ्वी पर रहने वाले 75% जीव जानवर खत्म हो चुके थे। कई सालों तक आइस एज पृथ्वी पर रहने के बाद जब परिवेश में मौजूद डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे जमीन में बैठने लगे, तब आइस एज खत्म हुआ और सूरज की धूप जमीन में गिरने के कारण जमीन में धसे जितने भी पेड़ पौधे की बीज जमीन में थी, वह सारी छोटे छोटे प्लांट में बाहर उगने लगे और देखते ही देखते वक्त के साथ साथ हमारा पृथ्वी फिर से हरा भरा हो गया था। पृथ्वी पर हरियाली आते ही पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन की लेवल जब बढ़ गई, तब पृथ्वी पर फिर से छोटे छोटे मैमल्स की जन्म हुई और यहीं से पृथ्वी में फिर से लाइफ बढ़ने लगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।